प्रिय भाइयों बहनों, छात्र एवं छात्राओं, हमारी चैनल पढ़ो बढ़ो चैनल की ओर से मैं लक्ष्मी नारायण आप सभी का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं एवं नमः संस्कृताय। आज का विषय है व्यंजन संधि का सातवां भेद। सातवां भेद अनुनासिक संधि। तो जिसका सूत्र है यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। तो कहने का मतलब यह है कि इस सूत्र की व्याख्या ये बता रही है कि यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। तो हमारा सूत्र कह रहा है कि जब स्पर्श व्यंजन अर्थात क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण के बाद अगर वर्ग का अंतिम पांचवा अक्षर आता है, पांचवा वर्ण, तो उस पहले पद के अंतिम पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे एतत् धन मतम। अब यहां देखा जाए तो पहले पद के अंत में त वर्ग का पहला अक्षर है और दूसरे पद के प्रारंभ में अंतिम अनुनासिक वर्ण है अर्थात म है। प वर्ग का अंतिम अक्षर अनुनासिक वर्ण है। तो इसलिए इस त वर्ग का ये अनुनासिक वर्ण आने के कारण इस त वर्ग का इसी वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण हो जाएगा। अथवा वा, अनुनासिको वा विकल्प दिया है तो वा का तात्पर्य हुआ अथवा इसी वर्ग का, इसी त वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब अनुनासिक बनाएंगे तो एतत् धन मतम बराबर एतन मतम ये लिखे या एतद मतम। इसी तरह से तत् धन नास्ति। अब यहां भी देखें तो पहले पद के अंतिम वर्ण है त, जो त वर्ग का पहला अक्षर है, और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण है त वर्ग का अंतिम अनुनासिक वर्ण अर्थात न। तो इसलिए इस त का इसी वर्ग का अंतिम वर्ण न होगा या विकल्प से इसी वर्ग का तीसरा अक्षर द किया जा सकता है। यह हमारा सूत्र बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं, ये सूत्र बता रहा है। यरो अनुनासिको अनुनासिको वा। वा का तात्पर्य यही हुआ, वा माने अथवा उसी वर्ग का तीसरा अक्षर। ये हमारा सूत्र इंगित कर रहा है। तो इस तरह से एतत् तत् धन नास्ति बराबर तन्नास्ति ऐसे लिखें या तद नास्ति ऐसे लिखें। तो अब तो यह संधि प्रायः
हमारे हिसाब से या हमारी समझ से आप लोगों को समझ में आ गया ही होगा। न समझ में आया हो तो एक बार फिर से हम देख लीजिए, सूत्र की व्याख्या पुनः एक बार बता दे रहे हैं। यरो अनुनासिको अनुनासिको वा, जब क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण पहले पद के अंत में हो और दूसरे पद के प्रारंभ में अनुनासिको, अनुनासिक वर्ण कोई भी आता है किसी भी वर्ग का, चाहे अंगा आए या य आए या ड़ आए या न आए या म आए, तो पहले पद के पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर, अंग का वर्ग है तो अंग हो जाएगा, च वर्ग का है तो य हो जाएगा, ट वर्ग का है तो अड़ हो जाएगा, और त वर्ग का ये वर्ण है तो वहाँ न हो जाएगा, प वर्ग का वर्ण होगा तो वहाँ म हो जाएगा। या विकल्प से उसी वर्ग का तीसरा अक्षर त वर्ग होगा तो द हो जाएगा, क वर्ग होगा तो ग हो जाएगा, च वर्ग होगा तो ज हो जाएगा। जैसा कि उदाहरण में यहाँ दिया गया है, एतत् धन मतम बराबर यहाँ त है, तो इसलिए इस वर्ग का पांचवा अक्षर अंतिम अनुस्वार अर्थात अनुनासिक वर्ण न बना दिया गया, या उसी वर्ग का तीसरा अक्षर द बनाया गया। ठीक इसी तरह से दूसरे उदाहरण में देख लीजिए, तत् धन नास, तब यहाँ त होने के कारण उसके बाद अनुनासिक न आने के कारण इस त का इसी वर्ग का पांचवा अक्षर न बनाया गया। और विकल्प से या इसको विकल्प से देखें तो उसी वर्ग का तीसरा अक्षर द बनाया गया, तद धन नास्ति। तो अब इसी तरह से हम अगली संधि की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहां देखें, अगली संधि है जो आठवीं, ये व्यंजन संधि का अंतिम भेद है, पर सवर्ण संधि। तो जिसका सूत्र है अनुस्वारस से यही पर सवर्ण। अब अनुस्वारस से यही पर सवर्ण, ये सूत्र हमारा कह क्या रहा है कि अनुस्वार का तात्पर्य होता है किसी भी वर्ण पर लगा हुआ बिंदु जिसका उच्चारण म होता है। अनुस्वारस से यही पर सवर्ण, ये सूत्र हमारा कह रहा है कि यदि पहले पद के अंत में अनुस्वार है और दूसरे पद के प्रारंभ में यह प्रत्याहार के वर्ण, यह प्रत्याहार के वर्ण अर्थात स ख स ह को छोड़कर सारे वर्ण, स स स तीनों स और ह, इन चारों वर्णों को छोड़ करके अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आता है तो उस अनुस्वार का पर सवर्ण, अर्थात पर सवर्ण का तात्पर्य हुआ कि उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे नगरम धन गता। अब यहां देखें तो नगरम, यहां र के ऊपर अनुस्वार है और इस अनुस्वार के बाद व्यंजन वर्ण ग आया। यहां स स स ह तो नहीं है, स स स ह तीनों स को छोड़ करके यहां व्यंजन कौन सा आया? ग। यहां र के ऊपर क्या है? अनुस्वार। तो इस ग के आने के कारण, यह प्रत्याहार का वर्ण होने के कारण, तो यहां इस अनुस्वार का परसवर्ण, परसवर्ण का तात्पर्य होता है कि पांचवा अक्षर। अब यहां नगरम है फिर धन गता है, तो यहां हम कर देंगे नगरम गता। इसी तरह से चम धन पा। अब यहां च के ऊपर अंत में अनुस्वार है, अंतिम वर्ण च पर बोल रहे हैं, फिर चम, फिर अनुस्वार का उच्चारण कर रहे हैं। तो इस अनुस्वार के बाद क्या आया? पा आया। तो इसलिए इस अनुस्वार का परसवर्ण
अर्थात इसी वर्ग का, आगे प है तो इस प के वर्ण का अंतिम वर्ण पर सवर्ण होगा अर्थात चंपा। इसी तरह से गम धन गा, अब यहां अनुस्वार के बाद ग आया, यहां स ह तो नहीं है, प्रायः देख लिया जाए स ह इन चारों वर्णों को छोड़कर कोई भी व्यंजन जब आता है तब यह प्रक्रिया होती है। तो यहां गम धन गा तो बराबर अब अनुस्वार के बाद ग आया, इसलिए इस अनुस्वार का, इस ग के वर्ग का अंतिम अक्षर अर्थात अंग हो जाएगा गंगा। इसी तरह से झम धन डा, अब यहां डा आने के कारण ट वर्ग का तीसरा वर्ण, यहां अनुस्वार का अंतिम वर्ण अड़ा हो जाता है झंडा। तो फिर से देख लीजिए, सूत्र को फिर से देख लिया जाए। कह रहा है अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण, माने अनुस्वार का यही प्रत्याहार के वर्ण अगर आए अनुस्वार के बाद, अर्थात स ख स ह को छोड़कर, तो उस अनुस्वार का, अनुस्वारस्य अनुस्वार का पर सवर्ण अर्थात अंतिम पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे कि नगरम, यहां अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद व्यंजन वर्ण ग आया, इसलिए इस अनुस्वार का म हुआ नगरम गतः। इसी तरह से चम धन पा, तो अनुस्वार के बाद पा आया जो प वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए इस अनुस्वार का प वर्ग का अंतिम अक्षर म हुआ चंपा। इसी तरह से गम धन गा, तो अनुस्वार के बाद ग आया, ये क वर्ग का तीसरा वर्ण है, इसलिए इसी क वर्ग का अंतिम अक्षर इस अनुस्वार का बदल दिया गया अंग गंगा। इसी तरह से झम धन डा, तो बराबर अब यहाँ झ अनुस्वार के बाद ड आया ट वर्ग का तीसरा वर्ण, इसलिए इस अनुस्वार का ट वर्ग का अंतिम वर्ण अड़ बना दिया गया झंडा। ठीक, अब व्यंजन संधि के समस्त भेदों को हमने समाप्त कर दिया और अब अगली कक्षा में हम आपको विसर्ग संधि के भेदों को बताएंगे और उनके नियमों को। आज के साथ आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, शेष कल बताया जाएगा। अतः आप सभी से हमारी तरफ से नमः संस्कृताय।